नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शक या कहिए इंडोसीथियन की। ये कहानी है घुमंतू योद्धाओं के एक ऐसे समूह की जो शासक बन गए और उन्होंने भारत पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत ना एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, मध्य एशिया के घुमंतू योद्धाओं ने भारत को उसका राष्ट्रीय कैलेंडर कैसे दे दिया, है ना अजीब बात। इसका जवाब जानने के लिए चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये शक थे कौन। देखिए, शक जिन्हें इंडोसीथियन भी कहते हैं, ये स्काइथिया से आए थे। स्काइथिया मतलब आज का जो सेंट्रल एशिया है। ये बेसिकली घुमंतू लोग थे, वॉरियर ट्राइब्स जो हमेशा एक बेहतर मौके की तलाश में रहते थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा और भारत ही क्यों आए। देखिए, बात है करीब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की। उस वक्त उन पर कई तरफ से प्रेशर था। एक तो मध्य एशिया में यूएची जनजाति उन पर हमला कर रही थी, ऊपर से कुषाण साम्राज्य भी फैलता जा रहा था, और इन सब के बीच उनकी खुद की भी तो एम्बिशन थी कि भारत के जो फायदेमंद ट्रेड रूट्स थे उन पर कब्जा किया जाए। और बस इन्हीं सब वजहों से उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में एंट्री की। और यहीं से शुरू होता है भारत में शक शासन का एक नया चैप्टर। एक नई शक्ति आ रही थी। भारत में शक शासन की जो नींव रखी, उसका क्रेडिट जाता है माउज या मॉग को। यही वो पहला शक शासक था जिसने यहां अपनी पावर को सॉलिड तरीके से एस्टैब्लिश किया। और उन्होंने सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि शासन का एक बहुत ही यूनिक सिस्टम भी लेकर आए। इसे कहते हैं क्षत्रप सिस्टम। तो चलिए समझते हैं कि यह सिस्टम आखिर था क्या और काम कैसे करता था। ये सिस्टम ना बड़ा सिंपल और इफेक्टिव था। सबसे ऊपर होता था महाक्षत्रप, मतलब सुप्रीम रूलर, और उसके नीचे होते थे क्षत्रप जो अलग अलग प्रांतों को संभालते थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स की तरह। तो ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज था, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड भी था। और इसी सिस्टम के दम पर उन्होंने पश्चिमी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल जमा लिया। उनके मेन इलाकों में गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र और सिंध शामिल थे, और उनकी राजधानियां हुआ करती थीं उज्जैन और जूनागढ़। अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, शक शक्ति के शिखर पर, यानी रुद्रदामन का स्वर्ण युग। ये वो दौर था जब शक अपने पीक पर थे। इस युग का हीरो था रुद्रदामन प्रथम। करीब 150 सीई में इसने शासन किया और इसे शक वंश का सबसे पावरफुल और फेमस राजा माना जाता है। और इसके जो काम थे वो वाकई कमाल के थे। उसने उस जमाने के शक्तिशाली सातवाहन वंश को हराया। जो मशहूर सुदर्शन झील थी उसकी मरम्मत करवाई, और एक ऐसा काम किया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने जारी किया जूनागढ़ का शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख को संस्कृत में भारत का पहला बड़ा शिलालेख माना जाता है। सोचिए, ये कितनी जबरदस्त कल्चरल अचीवमेंट थी। तो सवाल ये उठता है कि इस लैंडमार्क कल्चरल अचीवमेंट का क्रेडिट आखिर किसे जाता है। एक ऐसा शिलालेख जिसने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। और जवाब है शक राजा रुद्रदामन प्रथम। जी हां, एक विदेशी मूल के शासक ने भारत के सबसे इंपॉर्टेंट संस्कृत शिलालेखों में से एक को स्पॉन्सर किया। इससे यह पता चलता है कि वो लोग भारतीय संस्कृति में कितने गहरे रच बस चुके थे। और यही बात हमें उनके इंडियनाइजेशन के प्रोसेस की ओर ले जाती है। ये कहानी है कि कैसे बाहर से आए लोग यहीं के होकर रह गए। देखिए, शुरू में तो शक अपनी विदेशी परंपराओं को ही मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया, जैसे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। और सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि इन धर्मों के बड़े संरक्षक भी बने। उनके राज में इकोनॉमी भी खूब फल फूल रही थी। उनका रोमन साम्राज्य के साथ अच्छा खासा ट्रेड था। उन्होंने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, जिन पर राजा का चेहरा बना होता था, और इन सिक्कों पर ग्रीक, खरोष्ठी और प्राकृत जैसी लिपियां इस्तेमाल होती थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का एक दिन अंत होता है। शकों का भी हुआ। तो चलिए अब देखते हैं उनकी विरासत क्या रही और उनका पतन कैसे हुआ। ये साल 78 सीई, इसे याद रखिएगा, ये उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक की चाबी है, क्योंकि यही वो साल है जो शक संवत या शक एरा की शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसा कैलेंडर जो आज भी रेलेवेंट है। वैसे तो हिस्टोरिकल एग्जाम्स में इसका क्रेडिट अक्सर कुषाण राजा कनिष्क को दे दिया जाता है, लेकिन इसकी मॉडर्न सिग्निफिकेंस तो कमाल की है। यही शक संवत आज भारत का नेशनल कैलेंडर है। सोचिए जरा, शक पावर रुद्रदामन के टाइम पर, यानी करीब 150 सीई में अपने चरम पर थी।
लेकिन लगभग 400 सीई आते आते आखिरी शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरा दिया और इसी के साथ भारत में उनके शासन का अंत हो गया। तो ये कहानी हमें कहाँ लाके खड़ा करती है? एक विदेशी राजवंश जो अब भारत की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। ये सवाल हमें एसिमिलेशन, कल्चर और इतिहास की पेचीदा परतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।